इस देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया, चुनाव कराने और चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और इस देश के नेता किस तरीके से निर्लज हो सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। इस देश के अंदर अगर हमने कुछ देखा 2014 के बाद, तो हमें एहसास हुआ कि चुनाव जीतना, किस राज्य में अपनी सरकार बनवाना और राज्य के लोगों के लिए चुनाव की प्रक्रिया में झोंक देना सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी कि उस राज्य में कमल का झंडा गड़ जाए किसी भी हाल में, चाहे वो हजारों लोगों की जान खतरे में क्यों ना डाल दी जाए। यही इस देश की सच्चाई है। इस देश के ऐसे हालात हैं कि इस देश की चुनावी प्रक्रिया पर आप सवाल नहीं उठा सकते और ना ही आप जिम्मेवार से सवाल पूछ सकते हैं। सब कोई जानता है कि चुनाव आयोग किसके अंदर काम करता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो। लेकिन जब नेताओं से पूछा जाता है कि आप चुनाव प्रक्रिया को रोक क्यों नहीं देते, आप रैली क्यों नहीं रोक देते, तो क्या कहते हैं कि ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो चुनाव आयोग जो है बंधुआ मजदूर की तरह बात करता है। चुनाव आयोग कभी खुल करके कुछ बोलता ही नहीं है। समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को आखिर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा कैसे है। ये लोग सीखते क्यों नहीं है। कभी क्या ये लोग अपने पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन जैसे नेताओं, चुनाव आयोग के बड़े नेताओं से ये सीख नहीं ले पाते हैं। इस प्रक्रिया को हम सीधा सीधा कहेंगे कि आप जो है वो सीबीआई के जैसे आप सरकारी तंत्र के तोता बन गए हैं। अगर आप लोगों की जान पर खेल करके एक राजनीतिक पार्टी को चुनाव जितवा रहे हैं, अगर एक चुनाव प्रक्रिया को करवा रहे हैं, तो आप इस देश के राजनेताओं जितना ही दोषी हैं, उतना ही जितना एक राजनेता चुनावी रैलियां कर रहा है। सोचने वाली बात है कि जब देश के अंदर कहा गया कि देश में महामारी बढ़ रही है तो चुनाव प्रचार को रोक दिया जाए, तो सरकार ने कहा नहीं, हमारे लिए चुनाव प्रक्रिया रोकना जरूरी नहीं है। जब देश के अंदर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने लगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि आप क्यों नहीं तालाबंदी करते, तब सरकार कह रही है कि गरीब कोई आजीविका का सवाल है। जब इस देश के अंदर यह कहा गया कि आप जो है वैक्सीनेट कीजिए लोगों को, तब सरकार ने कहा कि उनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब लाइए, जाकर उधर से खरीद के लाइए, वहां से लाइए। पहले इन्होंने पूरी तरीके से बांट दिया। डिप्लोमेसी ऐसी बना दी है इस देश की, भले घर का आदमी भूखा मर जाए, पड़ोसी को ये दे आते हैं। आज देश के अंदर एम्बुलेंस की कमी है, अभी बांग्लादेश जाकर के इन्होंने 109 एम्बुलेंस गिफ्ट करके आ गए हैं। यह सच्चाई है। अभी इस देश के अंदर वैक्सीनेशन की कमी है, बांग्लादेश को 6 लाख देकर आ गए हैं। और बांग्लादेश गए हैं, इसके तमाम बातों का यह खुलासा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मतुआ समाज को वोट लेने के लिए, पश्चिम बंगाल के अंदर लेने के लिए ये बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। अगर अभी जिस तरीके से सिचुएशन थी, नहीं जाना और जाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये वहां गए क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को इन्हें प्रभावित करना था। इसी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के संपन्न हो रहे थे, उस दौरान इन्होंने नेपाल की यात्रा करके उसे प्रभावित करने की कोशिश की। इस देश की यही सच्चाई है। और आज जो योगी सरकार कह रही है कि हम जो है तालाबंदी नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो है देश के गरीबों की आजीविका का सवाल है, प्रदेश के गरीबों की आजीविका का सवाल है। पूछे इन्हीं योगी सरकार से कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो इनके पुलिस वाले सर्कस की तरह कभी ये कभी वो काम कर रहे थे, कभी बस से श्रमिकों को उनके घर छोड़कर आ रहे थे, कभी जो है एक साइड की दुकान खुलवा रहे थे, कभी एक साइड की दुकान बंद करवा रहे थे, कभी जो है वो कान पकड़कर उठक बैठक करा रहे थे ये सड़क पर, और आज आजीविका के सवाल बता रहे हैं। पिछले साल भी लोग इस इतनी त्रासदी में त्राहिमाम भूखे नहीं हुए थे। देश का हर नागरिक जो है हर जगह लोगों को खिला पिलाकर पैदल उनके घर भेज रहा था, चाहे वो बस से जाए तो पानी का बोतल दे रहा था। तो इस देश के लोग भूखे नहीं मरेंगे। ये देश एक दूसरे के दर्द को समझता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तब स्थिति बिगड़ जाएगी, तब लोगों की जान पर बनाएगी। लेकिन ये सरकार जो है वो अगर व्यस्त है तो वो है चुनावी प्रक्रिया में। अमित शाह इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते हैं, मैं हैरान हो जाता हूं कि एक गृह मंत्री इस तरीके से बयान कैसे दे सकते हैं। एक दिन अंजना ओम कश्यप उनके फ्लाइट में मौजूद थे, उन्होंने सवाल पूछ दिया कि क्यों
ऐसा नहीं कर सकते आप कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी प्रक्रिया को तुरंत समाप्त कर दिया जाए, प्रचार को रोक दिया जाए, सिर्फ वोटिंग करा लिया जाए अगर वोटिंग की इतनी जरूरत है, अगर संघीय सरकार को बनाना जरूरी है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रचार करना हमें संवैधानिक अधिकार है। अब सोचिए, एक गृह मंत्री कहते हैं संवैधानिक अधिकार है उनका चुनाव प्रचार करना, चाहे लोगों में बीमारी फैल जाए, चाहे लोग ऑक्सीजन के बिना कुछ हो जाए दिल्ली के अंदर, लेकिन ये बंगाल में अपनी चार्टर्ड प्लेन ले जाकर प्रचार करेंगे। इस देश की ये स्थिति पहुंच गई है। 2014 के बाद हमने इस देश को कितना बदल दिया है, आप ये अंदाजा लगाइए। इसी देश के अंदर जब जो है, अगर इस देश में एक रेल हादसा होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, दुख होकर कि मैं रहते हुए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस देश के किसी भी राज्य के किसी भी स्वास्थ्य मंत्री, किसी को भी हमने ना रोते हुए देखा, ना अफसोस करते हुए देखा, और तो और कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चुनाव इनको जीतना है। ऐसी स्थिति हो गई है इस देश के अंदर। और आप समझिए कि अगर इस वक्त अगर कोई नेता आपको आकर के आपके सहयोग नहीं कर रहा है, आप बीमार हैं, अगर वो नेता आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो अपने घर पर पुराने जूतों को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि अगले ही साल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और ये तमाम नेता, विधायक, मंत्री आपके दरवाजे पर आएंगे, किसी भी दल के हो। पहले आप उनसे इसका हिसाब लीजिएगा, पहले पूछिएगा कि जब वो मुसीबत में थे तो ये मंत्री कहां थे। फोन कीजिए, आप उनको फोन लगाइए। अगर वो आपके दुख में साथ नहीं देते हैं तो उनका नाम अपने दीवार पर लिखिए, घर के बाहर लिखिए, ताकि आपको हर रोज वो नेता, वो मंत्री, वो अधिकारी याद रहने चाहिए, वो तमाम लोग जिसको आप वोट देते हैं। और जब ये लोग पहुंचे चुनाव के दौरान तो इन पर जूतों की बारिश कीजिए, यही सच्चाई है। और दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि आपने कभी हॉस्पिटल के नाम पर, आपने कभी एजुकेशन के नाम पे वोट दिया ही नहीं है। आपने तो राम मंदिर के नाम पर वोट दिया था, आपने तो हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया था। तो भुगतने की कोशिश कीजिए। बड़े दुख के साथ, बड़े भारी मन के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आपने सरकार, हॉस्पिटल, एजुकेशन के लिए कभी नहीं चुना है। अगर आप चुने होते तो आपके पास ये चीजें मौजूद होती, लेकिन हालात ऐसे हैं और इसके जिम्मेवार ज्यादा तौर पे आम जनता ही है। अब देखना होगा कि आप लोग इसकी जो है भरपाई कैसे करते हैं, या इन वक्त में जो कुछ चल रहा है, इस दौरान जो इस वक्त की स्थिति है, जो चल रहा है, आप कितनी जल्दी भूल जाते हैं और फिर से आप किस तरीके से वोट करते हैं। इस देश के तमाम पत्रकार ये देखेंगे। आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि आखिर आप लोगों की चुनाव के कराने के तरीके, वोट देने के तरीके क्या बदल गए हैं या नहीं बदले हैं। वैसे एक बड़ी घटना की जिक्र कर देते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। 15 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री की जो बातें हमने सुनी, समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री आखिर किस लिए वो आज राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे। सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बताएंगे कि वो आखिर अब तक किए क्या है और आगे क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कल फिर पीपीई किट का जिक्र किया कि पहले हमारे यहाँ एक भी नहीं बनता था, आज हमारे यहाँ लाखों बनती है। ये पिछले 1 साल से देश सुन रहा है और हर संडे को ये जब मन की बात करते हैं उसमें भी ये देश सुनता है। क्या करे पीपीई किट का भाई, ये देश भारत विश्वगुरु सिर्फ पीपीई किट बनाकर ही बन जाएगा, ऐसी स्थिति है इस देश की। आप बार बार पीपीई किट की रिपीट करते हो। आप कल नहीं आते भी ना तो किसी दिन मन की बात करके ये बता सकते थे। इस देश की जनता जानती है कि आपने पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया। क्या लोग पीपीई किट चबाकर बीमारियों को ठीक कर लेंगे? कैसी बातें करते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि धैर्य रखिए। कौन धैर्य रखे सर, कौन धैर्य रखे? जिसके घर उजड़ गए वो धैर्य रखे, जिसके घर पर ऑक्सीजन नहीं है, उसके घर के मरीज तड़प रहे हैं, वो धैर्य रखे। क्या बात करते हो साहब, ऐसी आप बात करते हो जैसे ट्रेन में या ऑटो में, बस में लिखा होता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें और ये बस इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। सीधे आपको यही बोल देना चाहिए था कि आप अपनी जान माल की हिफाजत खुद कीजिए, खुद ही धैर्य रखिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये कंफ्यूजन कैसे कैसे पैदा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देश के श्रमिकों से, बिहार के श्रमिकों से गुजारिश है कि वो देश के किसी भी हिस्से में है वो तुरंत घर चले आए।
और हम उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि आप जहां हैं वहीं रहिए, हम वैक्सीनेट करेंगे और आपके लिए काम मुहैया कराएंगे। समझ में नहीं आता कि जब डबल इंजन की सरकार है, बिहार में बीजेपी है, दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो ऐसे तालमेल क्यों नहीं बना पाते हो? कैसी आप सरकार चला रहे हो कि आपको खुद ही नहीं पता कि कौन सा स्टेट क्या करेगा? और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि राज्यों से गुजारिश है कि वो लोगों को रखे, लॉकडाउन को अंतिम विकल्प अपनाए, पूछे मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश ने क्यों तालाबंदी कर दिया है। वहां तो आपकी सरकार है, आप 20 साल से वहां से सरकार चला रहे हैं। कहां गई आपकी तमाम सूझबूझ की जानकारियां? और सबसे तो हैरान करने वाली बात है, ये मध्य प्रदेश के लोग, मुझे समझ में नहीं आता। लोग तो कहते हैं बिहार के लोग सबसे ज्यादा नासमझी वाले होते हैं, सबसे उनकी अच्छी नहीं होती है राजनीति में पकड़, जिसको चाहे वोट दे देते हैं, बाहुबलियों को जिता देते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये मध्य प्रदेश के लोग आज तक सरकार चुनते रहे हैं और उनके पास एक ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। कैसी आप लोगों की जो है बौद्धिक क्षमता है कि आपके राज्य में बीजेपी की 20 साल से सरकार है और आपके पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। कितना हालत खराब है इस देश की, आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर वोट देना है तो समझदारी से दीजिए, यही हम आपसे गुजारिश करेंगे। कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।